मैं डॉक्टर सरोज तोमर, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, MSc कॉलेज भरतपुर। आज मैं BA पार्ट फर्स्ट के बच्चों को राजनीतिक शक्ति की अवधारणा के बारे में बताऊंगी। प्राचीन राजनीतिक विचारक भी शक्ति की अवधारणा से परिचित थे, तथापि वे उसकी व्याख्या शासक व राज्य की शक्ति व दंड के रूप में करते थे। प्लेटो की पुस्तक में भी शक्ति की अवधारणा की चर्चा की गई है। यद्यपि इस विचार पर ज़्यादा बल दिया जाता था कि शक्ति का संकेंद्रण भ्रष्टाचार को जन्म देता है। कालांतर में मैकियावेली, हॉब्स, हीगल ने शक्ति व उससे संबंधित तत्वों पर विचार व्यक्त किए, तथापि सभी विचारकों ने अपनी अपनी दृष्टि से शक्ति की व्याख्या की है। भारतीय चिंतकों ने, विशेषतः कौटिल्य ने, शासक की दंड की शक्ति के रूप में शक्ति की विवेचना की है। राजनीतिक शक्ति के अर्थ के रूप में आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण शक्ति की अवधारणा को व्यापक रूप से स्वीकार करता है, विशेष तौर पर जब वह महसूस किया गया कि राजनीति विज्ञान में आनुभाविक अध्ययन की दृष्टि से राज्य तथा सरकार जैसी अवधारणाएं अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाएंगी। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में जब बेंटले ने अपनी रचनाओं में राजनीतिक प्रक्रिया में मानवीय हितों के अध्ययन को महत्व दिया, उसी समय चार्ल्स मेरियम ने शक्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने शक्ति के स्वरूप, शक्ति के स्रोत, शक्ति के साधन तथा शक्ति को पाने के लिए होने वाले संघर्ष पर प्रकाश डाला, किंतु फिर भी वह शक्ति की अवधारणा की सुव्यवस्थित व्याख्या नहीं कर पाया। विशेषतः अन्य समानार्थी पदों से भिन्नता स्थापित नहीं कर पाया। राजनीति शास्त्र में शक्ति की अवधारणा के व्यवस्थित विकास का श्रेय कैटलिन को जाता है। कैटलिन ने कहा कि राजनीति को सरकार का अध्ययन माना जा सकता है यदि सरकार का अर्थ नियंत्रण से हो। इस प्रकार कैटलिन ने नियंत्रण को शक्ति का प्रमुख लक्षण माना। इस संदर्भ में उसने राजनीति के संबंध में मैक्स वेबर की उस परिभाषा को स्वीकार किया जिसमें शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उन लोगों को जो शक्ति में हैं को प्रभावित करने की प्रक्रिया पर बल दिया। शक्ति की अवधारणा की चर्चा इससे पहले भी की जाती रही, किंतु कैटलिन ने सर्वप्रथम इसका गहराई से विश्लेषण करने का प्रयास किया। कैटलिन ने माना कि नियंत्रण की प्रत्येक प्रक्रिया राजनीति विज्ञान का एक घटक है। इस प्रकार उसके अनुसार राजनीति इच्छाओं का वह संबंध है जिसका आधार नियंत्रण है, तथा राजनीति शास्त्र नियंत्रण की उस स्थिति का अध्ययन है जो शक्ति प्राप्त करने के लिए एक मूलभूत पर आश्रित प्रेरणा के द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहने में कैटलिन को संकोच नहीं है। संपूर्ण सामाजिक संगठन का आधार नियंत्रण है, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, एक समूह दूसरे समूह पर नियंत्रण करना चाहता है और इन नियंत्रणों को व्यवस्थित करने के लिए ही संस्थाओं का संगठन किया जाता है। कैटलिन का दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य की प्रकृति को न केवल इन नियंत्रणों की आवश्यकता है, अपितु वह उनकी मांग भी करती है। इस प्रकार ऊपरी तौर से चाहे तो विरोधाभासी दिखे, किंतु तथापि स्वतंत्रता और अधिकारों की मांगों का परस्पर संबंध ही राजनीतिक विश्लेषण का मूल आधार है। शक्ति की संकल्पना के संदर्भ में कैटलिन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शक्ति से उसका तात्पर्य प्रभुत्व अथवा सैन्य शक्ति से नहीं है। कैटलिन के विश्लेषण की यह विशेषता है कि उसने इस प्रकार की गतिविधि को चिन्हित किया जिसे राजनीतिक शोध का आधार बनाया जा सकता है। शक्ति सिद्धांत का सबसे विस्तृत विश्लेषण लासवेल व कॉपलैंड की रचनाओं में मिलता है। लासवेल ने अमेरिका के शिकागो संप्रदाय के अन्य विचारकों के साथ मिलकर शक्ति संबंधों को राजनीतिक विश्लेषण का मूल आधार बनाने पर बल दिया। वे मानते हैं कि शक्ति की अवधारणा संभवतः समस्त राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा है। राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ है शक्ति को आकार देना, शक्ति का वितरण करना और शक्ति का उपयोग करना। शक्ति के संबंध में केवल यही प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है कि शक्ति किसके लिए है, परंतु यह भी है कि महत्वपूर्ण है कि शक्ति का प्रयोग किन परिस्थितियों में हो रहा है। इस संदर्भ में लासवेल को यह श्रेय जाता है कि उसने शक्ति की व्यापक संकल्पना
को उसके राजनीति में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट रूप से पृथक करने का प्रयास किया। अर्थात राजनीति के माध्यम से प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति अराजनीतिक शक्ति से भिन्न होती है, अर्थात उस शक्ति से भिन्न होती है जिसे राजनीतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। शक्ति की प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया का एक विशिष्ट और विभाज्य अंग नहीं है, परंतु संपूर्ण समाज की अंतःक्रियाओं का केवल राजनीतिक पक्ष है। लासवेल ने राजनीतिक विश्लेषण में प्रभाव और शक्ति की संकल्पनाएं अपने सभी समृद्ध और परिवर्तनशील अर्थों में केंद्रीय स्थान रखती हैं। प्रभाव और शक्ति के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए मानता है कि प्रभाव किसी व्यक्ति अथवा समूह की मूल्य संबंधी स्थिति और संभाव्यता है और विभिन्न सूचकांकों के द्वारा उसका मापन संभव है। इसके विपरीत शक्ति निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में सहभागिता है। उसने यह भी स्वीकार किया कि शक्ति सर्वदा हिंसा तथा क्रूरता पर आधारित नहीं होती। इस प्रकार लासवेल शक्ति को बल हिंसा से पृथक मानता है। उसके अनुसार शक्ति का आधार विश्वास और निष्ठाएं तथा आदत में निष्क्रियता भी उतना ही हो सकता है जितना हितों की खोज। अपने शक्ति सिद्धांत के माध्यम से लासवेल ने यह भी जानने का प्रयास किया है कि समाज में मूल्यवान वस्तुओं का वितरण किस प्रकार होता है। जिन सीमित लोगों को समाज में अधिकतम मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होती हैं वे अविभाजन होती हैं तथा शेष जनसामान्य। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन होने के नाते अभिजन वर्ग में वे लोग आते हैं जो जनसाधारण अथवा भीड़ की तुलना में अधिक प्रभावशाली होते हैं। अतः लासवेल ने राजनीतिक विश्लेषण में शक्ति की अवधारणा का व्यापक विश्लेषण किया है। वह मानता है कि शक्ति वितरणात्मक है तथा राजनीति विज्ञान का लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि उसका वितरण कैसे और किस प्रकार हो, किस आधार पर हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर भी शक्ति की व्यापक चर्चा की गई है। इस संदर्भ में मॉर्गनथाउ द्वारा पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में दी गई शक्ति की विवेचना उल्लेखनीय है। उसके अनुसार राजनीति विज्ञान के संदर्भ में यह शक्ति संबंधों का दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण है जो मानव स्वभाव पर आधारित है और इस यथार्थवादी दृष्टिकोण का अर्थ है कि सभी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं तथा राजनीति विज्ञान का काम इन हितों के परस्पर संतुलन तथा संघर्ष का निपटारा करना होता है। मॉर्गनथाउ ने अपने राजनीतिक यथार्थवादी दृष्टिकोण की मूलतः 6 मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। संक्षेप में राजनीति मानव स्वभाव में शाश्वत नियमों पर आधारित होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भूतकाल में विकसित मान्यताएं तथा सिद्धांत अव्यवहारिक नहीं हो जाते हैं। द्वितीय, राजनीतिक यथार्थवाद का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक राष्ट्र के द्वारा विवेकपूर्ण नीति अपनाना है जिसमें न्यूनतम हानि तथा अधिकतम लाभ विद्यमान हो। तीसरा, यथार्थवाद का अर्थ राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निजी हित अथवा शक्ति प्राप्त करना होता है। मॉर्गनथाउ के अनुसार शक्ति में सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं जो अंततः विशिष्ट हित की पूर्ति में सहायक होते हैं, फिर चाहे वे लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं हों या निरंकुश व्यवस्थाएं। इस प्रकार किसी भी देश की विदेश नीति का स्थायी तत्व उसका राष्ट्रीय हित होता है। चौथा, यद्यपि राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्रिया के नैतिक महत्व को स्वीकारता है तथापि किसी भी कीमत पर उसके राजनीतिक परिणामों की अनदेखी नहीं कर सकता। किसी एक राष्ट्र के कार्यों को ही पृथक रूप से नैतिकता के मापदंड पर नहीं मापा जा सकता है। अंततः मॉर्गनथाउ के अनुसार राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक प्रक्रिया की स्वायत्तता को उसी प्रकार स्वीकारता है जैसे अर्थशास्त्री तथा विधिवेत्ता अपने क्षेत्र की अवधारणा पर आधारित है एवं वास्तविक मनुष्य आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक मनुष्य का मिश्रण होता है। फिर भी उसे उसके अलग अलग पक्षों को समझने के लिए उनकी स्वायत्तता को स्वीकारना होगा। जिस प्रकार अर्थशास्त्री आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन की स्वायत्तता स्थापित कर सकते हैं, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान राजनीतिक यथार्थवादिता के माध्यम से वह स्वायत्तता प्राप्त करना है।
इस प्रकार मॉर्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में शक्ति पर आधारित यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा को महत्व देने वाले अन्य लोगों में रॉबर्ट वायस्टेड, मैकाइवर, मॉर्गेनथाउ, रॉबर्ट डेहल, कार्ल जे फ्रेडरिक तथा R.H. टोनी आदि हैं। शक्ति से संबंधित कुछ अन्य समानार्थी पद भी हैं। शक्ति की अवधारणा को राजनीति में वैज्ञानिक विश्लेषण का आधार बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इसकी निश्चित व्याख्या की जाए तथा इसे अन्य समानार्थी पदों से भिन्न करके देखा जाए। पूर्व में राजनीतिक शक्ति को प्राय अन्य अवधारणाओं से पृथक करके नहीं देखा जाता था तथा एक सामान्य सोच के अधीन इसे प्राय बल, प्रभाव, दमन तथा सत्ता के समानांतर प्रयुक्त किया जाता था। जैसे शक्ति तथा बल। बल शक्ति की सर्वाधिक क्रूर अभिव्यक्ति होती है। भूतकाल में बल प्राय शारीरिक शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता था तथा शासक बलवान होता था। आधुनिक युग में बल का प्रयोग सैन्य बल के संदर्भ में किया जाता है। बल प्रयोग हिंसा पर आधारित होता है, जबकि राजनीतिक शक्ति में मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है। बल की तुलना में शक्ति एक व्यापक अवधारणा है। रॉबर्ट के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, नहीं कि उसका वास्तविक प्रयोग। बल का प्रयोग दमन अथवा आतंक तथा सैन्य कार्रवाई के माध्यम से किया जाता है, जबकि शक्ति इसके बिना भी विद्यमान रहती है। शक्ति बल की तुलना में अधिक अमूर्त होती है। राजनीति वैज्ञानिक शक्ति की अवधारणा को बल की तुलना में अधिक उपयोगी मानते हैं। इसके बाद आता है शक्ति और प्रभाव, जिसे हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।